नमस्ते छात्रों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की पहली इकाई की 11वीं कविता निर्माणों के पावन युग में आज हम पढ़ेंगे, जिसके कवि है, रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो सबसे पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय करा लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 15 दिसंबर 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 ईस्वी में हुई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। आजीवन अविवाहित रहने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ वे एक कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी थे। वाजपेयी जी को काव्य रचना एवं रसास्वाद के गुण विरासत में ही मिले हैं। उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वाजपेयी जी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1992 में पद्म विभूषण की उपाधि उन्हें मिली थी और 2015 में उन्हें भारत रत्न इस भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो अब हम पद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। यह कविता मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए मानव को सजग रखने का प्रयास करती है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को भी विशेष महत्व प्रदान किया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि आज का युग विज्ञान तथा नवनिर्मित युग है। इस विज्ञान युग में मानव द्वारा अनेक नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, जिसके कारण मानव जीवन अधिकाधिक सुखमय होता जा रहा है। अनेक भौतिक साधनों की खोज कर मानव अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर आनंद का अनुभव कर रहा है। मानव अपने विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रगति का मानव के स्वास्थ्य तथा प्रकृति पर बुरा असर होता जा रहा है। मानव स्वार्थी तथा आलसी बनता जा रहा है। तो बच्चों, इसी बात को कवि इस कविता के माध्यम से समझाते हैं कि यह युग निर्माण का पवित्र युग है, पावन युग है। प्रगति तो हमें करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना स्वास्थ्य और चरित्र भी सुंदर रखना है और इस सुंदर सृष्टि का भी ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो चलिए कवि क्या कहते हैं हम देखेंगे। तो पहले मैं कविता पढ़ रही हूँ, पहले 2 लाइन जो है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ कवि कहते हैं कि यह आधुनिक युग है, नवनिर्मिति का पवित्र युग है। निर्माण का पावन युग अर्थात क्या, नवनिर्मिति का यह एक पवित्र युग है। तो यह विकास का युग है। हमें विकास तो करना ही है बच्चों, लेकिन वैज्ञानिक तथा भौतिक विकास के साथ साथ हमें अपने व्यक्तित्व अर्थात चरित्र का भी विकास करना है, उत्थान करना है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है। स्वार्थ की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले अर्थात क्या, आज आधुनिक युग है और इस युग में मानव अपने स्वार्थ के पीछे अंधा हो गया है, स्वार्थी बन गया है। कवि कहते हैं कि मानव को अपने निजी हित के लिए
सारी दुनिया तथा सृष्टि का कल्याण कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने विकास के साथ साथ हमें वसुधा का अर्थात पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन भी करना जरूरी है। आगे देखते हैं। माना अगम अनुसंधान न भूले, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने इस पद के साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए अर्थात शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो देखिए, चलो तो आज हम देखते हैं कि इस पद में कवि क्या बताना चाहते हैं। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि यह जीवन एक विशाल सागर है, अर्थात इसका कोई पार नहीं है, यह अगाध है, अथाह है। सागर तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कितना बड़ा होता है। तो इस हमारे मानव जीवन को कवि ने समुंदर की उपमा दी गई है, सागर की उपमा यहाँ देते हुए वे आगे कहते हैं कि मानव के जीवन में भी अनेक संघर्ष हैं, अनेक समस्याएं हैं जिनका कोई पार नहीं है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होती है। एक समस्या का सुलझाओ तो दूसरी सामने खड़ी होती है। मतलब अनेक संघर्षों के साथ साथ ही हमें आगे बढ़ना है। इस जीवन सागर में जो संघर्षों का सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और ये संघर्षों का सामना करना बहुत ही मुश्किल है बच्चों, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हार न मानते हुए साहस के साथ डट कर उन सारे संघर्षों का मुकाबला करते हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। जो रुक जाता है वही खत्म हो जाता है, इसलिए हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। हमें इन समस्याओं के मझधार में फंसकर कभी हार नहीं माननी है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि हमें इन समस्याओं के मझधार में फंसना नहीं है। मझधार मतलब क्या बच्चों? लहरों के बीचों बीच, अर्थात क्या? समुंदर या नदी के बीचों बीच की जो जगह होती है उसे हम मझधार कहते हैं। उस मझधार में मतलब संकटों के बीच में हमें फंसना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ हमें उनका संघर्ष करना है, साहस के साथ हमें उनसे निपटना है। और जो धैर्यशील व्यक्ति होता है वह अपना संघर्ष कभी भी बीच में नहीं छोड़ता, बल्कि धीरज से उनका मुकाबला करते हुए उन पर विजय प्राप्त करता है। कितनी भी जटिल अर्थात पेचीदा समस्या क्यों ना हो, कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, हम अगर प्रयत्न करेंगे तो उसे ज़रूर सुलझा सकते हैं बच्चों। उसका हल हम निकाल सकते हैं। नए नए अनुसंधान अर्थात आविष्कार कर उसका समाधान हम खोज ही सकते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ एक बात का ध्यान रखने के लिए कहा है, और वह क्या है बच्चों? कि नए अनुसंधान के साथ साथ हमें वसुंधरा का भी कल्याण, प्रकृति का संवर्धन नहीं भूलना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूले। तो बच्चों, कवि यहाँ बार बार हमें बता रहे हैं कि यह नवयुग जो है वह पवित्र है, निर्माणों का युग है, लेकिन इसमें हमें अनुसंधान ज़रूर करने हैं, आविष्कार तो करने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना चरित्र भी सुंदर निष्कलंक चरित्र हमें बनाना है। और स्वार्थ की आंधी में हमें वसुधा का कल्याण नहीं भूलना है, अर्थात हम स्वार्थी बनकर वसुधा मतलब वसुंधरा का कल्याण करना हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रकृति का संवर्धन हो, हमारे किसी भी कार्य से वसुंधरा का या पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए। तो पर्यावरण का संवर्धन करते करते हमें आगे बढ़ना है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। तो यहाँ इस पद में कवि कहते हैं कि
मानव के मानवीय नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए मानव में नैतिक मूल्यों का होना जरूरी है। शील यानी आदर्श चरित्र, अच्छा आचरण अर्थात व्यवहार, मानव का जो व्यवहार है वह अच्छा होना चाहिए। उसे विनम्र होना चाहिए, मतलब विनम्रता का गुण उसमें होना चाहिए, श्रेष्ठता उसमें होनी चाहिए। और आदि गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वे ही श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति कहलाते हैं। तो बच्चों, इन गुणों के बिना सरस्वती की वीणा की झंकार हमें सुनाई नहीं देगी। अर्थात क्या बच्चों, इन नैतिक गुणों के बिना हम कोई भी शिक्षा अर्थात विद्या ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति में यह गुण होने बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अच्छे गुणों के आधार से अच्छा कार्य करके समाज में अपना एक स्थान बनाएंगे, अपने नाम की कीर्ति चारों ओर फैलेगी, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी वाहवाही करेंगे, तब इस प्रसिद्धि के पथ पर चलते हुए हमें चलते समय अपनी कीर्ति की कौमुदी अर्थात क्या बच्चों, कौमुदी अर्थात चांदनी, तो इस चांदनी कीर्ति की जो चांदनी चारों तरफ हमारी फैलेगी, उसकी चमक धमक में हमें अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं है। मतलब हमारी संस्कृति की गरिमा अर्थात संस्कृति की महानता को, महिमा को हमें कभी भूलना नहीं है। हमें हमेशा अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। फिर से हमें कवि याद दिलाते हैं कि यह आधुनिक युग है, नवनिर्मिति का युग है, उसमें हमें आविष्कार तो करने ही है क्योंकि आज वह हमारी ज़रूरत बन गई है। अनेक नए नए प्रयोग करना, वैज्ञानिक विकास करना, यह आज की ज़रूरत है, आज के समाज की। लेकिन हमें इन सब सारी बातों में अपने चरित्र पर भी ध्यान रखना है। हमें स्वार्थी मतलबी नहीं बनना है, बल्कि अच्छे चरित्र का इंसान ही हमें बनना है। और साथ ही साथ वसुंधरा का कल्याण भी हमें करना है, पर्यावरण का संवर्धन भी हमें करते हुए आगे बढ़ना है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं बच्चों, कि आज के आधुनिक युग में मानव ने अनेक आविष्कार किए हैं, वह प्रगति की चरम सीमा को पार कर चुका है, अर्थात प्रगति की ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के आधुनिक युग की आवश्यकता ही हो गई है। लेकिन अगर इन आविष्कारों की कृतियों के कारण मानव तथा सृष्टि के अन्य प्राणी मात्रों का अगर भला नहीं होता है तो ये आविष्कार व्यर्थ है। मतलब इस आविष्कार के कारण अगर मानव तथा प्राणी मात्र के जीवन पर अगर बुरा असर पड़ रहा है तो ये आविष्कार किस काम का बच्चों। तो विज्ञान युग में इंसानियत के लिए अगर जगह नहीं हो या मानव जाति का कल्याण ही नहीं हो रहा है तो यह विज्ञान सृजनहीन है। जो विज्ञान सृजनहीन हो, जिसमें कुछ नया निर्माण ही नहीं होता हो, वह विज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। और इसलिए यह कवि कहते हैं कि बच्चों, विज्ञान द्वारा जो भौतिक उन्नति विकास होता है उसकी चकाचौंध में हमें नहीं खोना है। सांसारिक सुख के पीछे भागकर अपने जीवन के विकास को हमें नहीं भूलना है। तो हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, अपने जीवन का विकास करना तथा इस वसुंधरा का विकास करना, इस धरती माता का कल्याण करना। और भौतिकता के पीछे भागकर अब हम अपना तो विकास कर रहे हैं, लेकिन जिसके कारण अगर हमारे जीवन का, हमारे चरित्र का और इस वसुंधरा का अगर विकास न हो तो ऐसी भौतिकता किस काम की, ऐसा विज्ञान किस काम का। यह तो सृजनहीन ही हो जाएगा। सृजनहीन मतलब जिसमें कुछ नया निर्माण ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण हानि ही हानि हो रही है। यह विज्ञान यह वैज्ञानिक उन्नति हो या भौतिकता का विकास हो, यह किसी भी काम का नहीं है। इसी बात की ओर यहाँ
कवि ने ध्यान आकर्षित किया है। आगे कवि कहते हैं कि फिर से याद दिलाते हैं कि अंत में वह कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो इस पद में अंत में कवि फिर से हमें कहते हैं कि आज के इस आधुनिक विज्ञान युग में हमें नए नए अनुसंधान मतलब खोज करने, संस्कृति का सम्मान करने तथा संसार का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र व्यक्तित्व का भी निर्माण करना चाहिए। इन सब के साथ सबसे अहम बात यह बात कहते हैं कि अपनी धरती माता वसुंधरा का संरक्षण संवर्धन करना भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण परम कर्तव्य है, जिससे हमें कभी भी किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहिए बच्चों। तो इस तरह से यह कविता यहाँ खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।